बच्चों, let's read the question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. First statement, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. मतलब बोला गया है कि अगर दोनों assertion और reason true है and जो reason अगर वो correctly explain कर रहा है आपके assertion को, तो आपको first को mark करना है. Second में बोला गया है, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark second. अगर assertion reason दोनों true है but जो reason है अगर वो correctly explain नहीं कर रहा है assertion को, तो आपको फिर second को mark करना है. If assertion is true statement but reason is false, then mark third. अब बोला गया है कि अगर assertion true है but reason वाली statement अगर false है तो आपको third को mark करना है. Fourth में बोला गया है कि if both assertion and reason are false statements, then mark fourth. मतलब अगर both assertion and reason अगर false है तो आपको फिर fourth को mark करना है. अब इसमें देखिए assertion वाली reason क्या statement क्या दिया आपको कि heat absorbed in a cyclic process is 0 and reason में आपको statement दी गई है कि work done in a cyclic process is 0. ओके, तो ये आपको यहाँ पे दो statement given है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्वेश्चन को. एंड इसमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है. ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन को तो आप देखोगे एक वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे यूज हो रहा है. वो क्या है? दैट इज योर साइक्लिक प्रोसेस. ओके, हर जगह बात हो रही है किसकी? साइक्लिक प्रोसेस की. तो चलिए पहले यही जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस जो है ये होता क्या है. तो अब देखिए क्या है कि सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ P एंड V का, अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने ले लिया V एंड अलोंग द वाई एक्सिस मैंने ले लिया P. तो इसमें देखो क्या है कि अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, सपोज A पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया एंड A से गई मैं कहाँ पे? वहाँ पे. जैसे सपोज पहले गई B पे, B से गई C पे एंड C से दोबारा कहाँ पे आ गई? A पे. मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया प्रोसेस को वहीं पे घूम के मैं क्या हो गई? वापस घूम के मैं आ गई. तो मतलब इनिशियल यू कैन से पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है. इनिशियल जो कंडीशन थी घूम फिर के मैं वहीं पे आ गई, फाइनल कंडीशन भी वही है. इसका मतलब क्या है? इस टाइप का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी साइक्लिक प्रोसेस. मतलब जहां से स्टार्ट किया घूम के वहां पे उसी पे वापस आ गए, तो वो किस टाइप का प्रोसेस हो गया? आपका साइक्लिक प्रोसेस. ओके, नाउ अब आते हैं कि करके हम असर्शन एंड रीजन की स्टेटमेंट पे. अब देखो फर्स्ट असर्शन वाले में आपको बोला गया है कि हीट एब्जॉर्ब्ड इन अ साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्या है? 0. तो चलो पहले असर्शन को देखते हैं. तो देखो होता है क्या है कि आपके सिर्फ जो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं, कौन से होते हैं? आपके सिर्फ जो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो होते हैं ना, सिर्फ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हो गए. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे डेल्टा यू की बात कर लो आप, ठीक है. फिर ऐसे सपोज आप डेल्टा एच की यहाँ पे बात करो, आप यहाँ पे डेल्टा एस की बात करो, अगर एंट्रोपी की बात करो, अगर आप डेल्टा जी की बात करो, तो सिर्फ ये क्या होता है? ये होता है आपके थर्मोडायनेमिक फंक्शन. तो सिर्फ ये जो फंक्शंस होते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन, सिर्फ वही क्या होते हैं? सिर्फ वही 0 होते हैं. बट अगर हम बात करें यहाँ पे क्यू की, तो क्यू जो है यहाँ पे मतलब जो हीट, अगर हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो जो हीट है that is not a thermodynamic function. जो Q है यहाँ पे वो आपका thermodynamic function नहीं है. तो अगर वो thermodynamic function नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो Q की जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी? Q की वैल्यूज जो होंगी वो डिफरेंट वैल्यूज होंगी Q की, ठीक है. इसका मतलब उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, उसकी वैल्यूज कैसी होंगी? आपकी डिफरेंट होगी. अगर आप ये वाला जो ऊपर प्रोसेस मैंने ड्रॉ किया, अगर आप इसका Q निकालने की कोशिश करो तो ये क्या होगा? QAB, ठीक है. फिर आप क्या लिख सकते हो? प्लस QBC, प्लस में क्या लिख सकते हो? QCA लिख सकते हो. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो Q है जरूरी नहीं है कि वो 0 हो भी सकता है, मे बी ना भी हो. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि Q जो है इट मे नॉट बी इक्वल टू 0. बट यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है कि हीट एब्जॉर्ब्ड इन अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? 0 होता है. तो दैट मीन्स जो असर्शन वाली स्टेटमेंट थी वो कैसी हो गई? वो हो गई आपकी यहाँ पे रॉन्ग. ओके, नाउ अब आते हैं रीजन वाले पे. अब देखो रीजन में क्या है, अगर मैं बात करूँ फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ? अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करूँ तो आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या होता है? वो होता है 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है साइक्लिक प्रोसेस के लिए? वो है 0.
अब अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हो तो आपको पता है यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू यहाँ पे क्या है, वो तो यहाँ पे 0 है, तो आपको यहाँ से पता चल गया, इसका मतलब क्यू किसकी इक्वल है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब किया वो है वो किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। अब देखो यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वर्क डन है दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस कैसा है, 0 है, तो इसका मतलब जो रीजन वाली स्टेटमेंट थी वो भी क्या हो गई, वो भी हो गई आपकी गलत, मतलब असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। अगर आप ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है जो कहता है कि असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।